शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत का बयान है। अच्छा है, आनंद दुबे जी भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, आज उसी गुट के नेता बैठे हुए हैं। संजय राउत ने बयान दिया है कि महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे पर हम कांग्रेस हाईकमान से बात करेंगे। महाराष्ट्र के नेताओं को सीटों के बारे में निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। जाहिर तौर पर उनकी टिप्पणी सीधा सीधा संजय निरुपम और अशोक चव्हाण तो मुख्यमंत्री रह चुके हैं महाराष्ट्र के, उनके आज वाले बयान पर है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि 23 सीटें लेकर करेगी क्या शिवसेना। उनके सारे नेता तो निकल गए हैं दूसरी पार्टी की तरफ। बहरहाल संजय राउत से आज तक ने खास बातचीत की, आपको सुना देते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। सत्ता में रहते हुए आप देखिए किस तरह से राजस्थान छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हारी। संजय राउत ने बहुत सारे बयान इस मुद्दे पर दिए हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा दांव शिवसेना ही खेलेगी। सुनिए संजय राउत को। आप देखिए, छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस नहीं टूटी थी, फिर भी हार गए, सरकार थी। राजस्थान में कांग्रेस में कोई टूट या फूट नहीं थी, सरकार थी, हार गए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस में कोई बड़ी टूट या फूट नहीं थी, हार गए। विधायक और एमएलए चले जाने से कोई फूट नहीं होती। आप जमीन पर कितने मजबूत है उसके ऊपर पार्टी बनती है और पार्टी का भविष्य तय होता है। नेता कहाँ है? नेता कहाँ है? कौन लड़ेंगे लोकसभा के चुनाव? कौन लड़ेगा? 23 सीटें आप लेंगे, लेकिन लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपके पास लोग कहाँ हैं, ऐसा बोल रहे हैं। देखो, मैंने बोला ना, कौन क्या बोलता है उसका तरफ हम, अगर बात खड़गे जी के साथ होती है और वो हमको सवाल पूछते हैं, हम उनको जवाब देंगे। बात वेणुगोपाल जी के साथ हम बैठकर करते हैं या राहुल जी से बात करेंगे ना। सवाल पूछने वाले की औकात क्या होती है वो देखना चाहिए ना, कौन सवाल पूछता है और कैसे सवाल पूछता है। हमारी पार्टी हमेशा महाराष्ट्र में 23 लोकसभा की सीटें लड़ती आई है, हमेशा। हमारे 18 एमपी है, उसमें से कुछ छोड़कर चले गए, व्यक्ति चली गई इन पर्सन, लेकिन नीचे का जो केडर है वो आज ही मजबूत है, होट मजबूत है हमारे, वो हमारे साथ रहेंगे। अगर किसके पास कैंडिडेट नहीं होगे तो हम दे देंगे कैंडिडेट। ये शिवसेना है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में शिवसेना का आवाज चलेगा और ताकत रहेगी। अगर किसी हमारे साथियों के पास उम्मीदवार नहीं होंगे लड़ने के लिए तो हमें बताइए, हम भेज देंगे। आपको राहुल जी ने या खड़गे जी से जब बात हुई आपकी दिल्ली में, तो आपको कुछ प्रॉमिस मिला है? बात ऐसी है भाई कि राहुल जी, खड़गे जी, सोनिया जी, वेणुगोपाल जी, ये बहुत ही समझदार सूझबूझ वाले नेता हैं। उनको मालूम है कौन कितने पानी में है, किससे क्या बात करनी चाहिए, कैसी बात करनी चाहिए। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधांशु जी को आने में जरा वक्त लग रहा है। हमारे साथ रागिनी नायक जुड़ गई, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की। बृजमोहन श्रीवास्तव जी प्रवक्ता अजित पवार गुट के हमारे साथ जुड़ गए। आनंद दुबे जी प्रवक्ता शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के जुड़ गए हैं। राजीव तुली जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रागिनी जी, आप ही के साथ शुरू करती हूं। मुझे लगता है गुमान और घमंड के बीच में एक बहुत बारीक सी लकीर होती है। क्या आज आपके महाराष्ट्र के नेता नागपुर में चूंकि महासम्मेलन हो रहा है तो उस लकीर को लांग गए? अगर अशोक चव्हाण तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कोई छोटे मोटे नेता है नहीं। आपने संजय राउत को सुना, वो कह रहे हैं ये छोटे नेता नहीं होंगे। ये इस तरह की बयानबाजी क्यों हो रही है? फिर आप लोग कहते हैं कि बीजेपी वाले लड़ा रहे हैं। ये तो आपस में ही आप लोग भिड़ रहे हैं। अंजना जी, सबसे पहले तो आज कांग्रेस के 139वें स्थापना दिवस के दिन हल्ला बोल देख रहे कांग्रेस के हर संघर्ष के साथी को इन पंक्तियों के साथ मैं मन की गहराइयों से शुभकामनाएं देना चाहती हूं कि वर्षों तक देश में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर, कांग्रेस आई कुछ और निखर, सौभाग्य न हर दिन सोता है। सुनिए अंजना जी, सौभाग्य न हर दिन सोता है। देखें आगे क्या होता है। और शुरू करती हूं मैं आपकी आज की टैगलाइन से, जिसमें आप कह रही हैं कि बिगुल बज गया है 2024 के चुनाव का। और मुझे लगता है बिल्कुल सही बात है, शंखनाद हो गया है, बिगुल बज गया है। और ये चुनावी रण कितना भीषण होने वाला है महाराष्ट्र में ही देख लीजिए। नागपुर में कांग्रेस पार्टी की आज जो रैली हुई है तैयार हम, उसमें लाखों लाखों लोगों का जो जन सैलाब उमड़ा है, उसने इस बात की ओर इशारा कर दिया है कि ज्वार कहां आ रहा है और भाटा किस तरफ होने वाला है। बहरहाल आपने एक स्पष्ट प्रश्न मुझसे पूछा, तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ने एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है अलायंस कोऑर्डिनेशन के लिए, जिसमें अशोक गहलोत जी, भूपेश बघेल जी, मुकुल वासनिक जी, सलमान खुर्शीद जी और मोहन प्रकाश जी हैं।
और किस तरीके से किस प्रदेश में कितनी संख्या में सीट बंटवारा होगा, इसका विशेषाधिकार इस कमेटी के पास है। और इसके अलावा जो व्यक्ति भी, चाहे वो कोई कांग्रेस का नेता हो या कार्यकर्ता हो, बात कह रहा है, वो उस व्यक्ति का अपना मत है, अपनी ओपिनियन है। और देखिए, मुझे लगता है कि कल की बैठक से पहले ये अटकलें लगाना और बार बार नेशनल मीडिया की ये अटकलें लगाना कि सीट बंटवारा नहीं हो पाएगा, किसी ना किसी तरीके से अलायंस विफल हो जाएगा, मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी नाइंसाफी है। और इसी के साथ साथ जो भाजपा के नेताओं की आप छोटी क्लिप्स दिखा रहे थे, तो मुझे लगता है कि बैठकर थर थर कांप रहे हैं और इस उम्मीद के साथ कि बिल्ली के भाग से छीका फूट जाए और कहीं किसी तरीके से मनमुटाव दिख जाए किसी दल के बीच में, तो ये समझ लें कि अब हमारी नैया वैतरणी से पार लग जाएगी। इस तरीके की अफरा तफरी भाजपा के खेमे में मुझे स्पष्ट दिख रही है। और एक बात और, कांप कौन रहा है रागिनी जी? समझी नहीं मैं, कौन कांप रहा है? अरे भाजपा के जो लोग कह रहे हैं ना कि अरे इनकी नहीं बनेगी, उनकी नहीं बनेगी, अब तो अकेले चुनाव नहीं लड़ सकते। अच्छा, संजय निरुपम जी ने जो बोला और जो अशोक चौहान जी ने बोला, उस पर तो आप आ ही नहीं रही हैं, उससे भाग रही हैं। मैंने तो आपसे कहा, मैं कहाँ भाग रही हूँ, मैं तो नहीं बैठी हूँ। मैंने आपसे कहा नेता नहीं है। संजय राउत कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में शिवसेना ही तय करेगी क्या होगा। महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस पार्टी और एनसीपी मिलकर तय करेंगे कि क्या होगा। और मैंने आपसे कहा कि एक कमेटी कांग्रेस पार्टी ने बनाई है। इसके अलावा जो व्यक्ति भी कुछ कह रहा है वो उसका अपना मत है। और कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी है। अशोक चौहान जी को भी ये कहने का अधिकार है कि कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटों पे लड़ना चाहिए। ये एनसीपी को भी कहने का विशेषाधिकार है। और कल संजय राउत जी को भी अधिकार मिलेगा। कोई भी व्यक्ति अंदर बैठकर मीटिंग में जो नेता कह दिया है, दुबे जी को दिखाइए, दुबे जी को कह सकते हैं कि उनको क्या चाहिए। उसके बाद दोनों दल आपस में मिलकर ये निर्णय लेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है जहां पर अमित शाह और मोदी जी के अलावा किसी को कुछ कहने का ही अधिकार नहीं है। वो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके मुख्यमंत्री भी चुन सकते हैं। सुधांशु जी जब आएंगे तो इसका जवाब वो देंगे। आनंद दुबे जी, सचिव भी चुन सकते संजय हैं। राउत जी को, ठीक है, रागिनी जी अब हो गया। रागिनी जी प्लीज, अब इसको मोनोलॉग नहीं प्लीज मैम। आनंद दुबे जी वो कह रही हैं कि कमेटी तय करेगी, लेकिन संजय निरुपम वहां के बड़े नेता हैं और अशोक चौहान तो सीएम रह चुके हैं। वो कह रहे हैं कि आपके पास 23 लोग नहीं है जिनको आप 23 सीट पर चुनाव लड़ा सके। गलत कह रहे हैं क्या? संजय राउत कह रहे हैं कि अब हम बड़े लोगों से बात करेंगे। अंजना जी नमस्ते। नमस्ते। अब ये उनके विवेक बुद्धि पर मैं छोड़ता हूं, संजय निरुपम जी के और अशोक चौहान जी के। देखिए, हम राष्ट्रीय पार्टी से जब बात करते हैं तो राष्ट्रीय नेतृत्व से बात करते हैं। हम आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के संपर्क में हैं, राहुल गांधी जी के संपर्क में हैं, सोनिया गांधी जी के संपर्क में हैं, हम केसी वेणुगोपाल जी के संपर्क में हैं। जब हमारी बात होती है तो उस लेवल पर होती है, हमें कितनी सीटें लेनी है, हम कितनी जीत सकते हैं। समझ नहीं आ रहा दुबे जी, ये आपका आनंद खराब करने के लिए ये लोग छुट्टी काट रहे हैं। क्यों काट रहे हैं? नहीं, देखिए, हम बड़े हृदय वाले नेता लोग हैं, हमारी पार्टी बड़े दिल वाली है। ऐसे लोग जो कुछ कहते होंगे वो कहते होंगे। हम बात करते हैं कि कौन सीटें जीत सकता है, कितनी सीटें जीत सकता है, 2019 में किसके पास कितने वोट ऑफ परसेंटेज थे। इन सबको देखते हुए शिवसेना महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे पास 23 सीटों, हम 23 पर लड़कर 18 जीते थे। ठीक है, कुछ व्यक्ति शरीर लेकर कहीं चले जाएं, इसका मतलब ये नहीं कि विचारधारा भी चली जाती है। अरे जो गए हैं उनके पास तो एक वोट भी नहीं है। हमारा कैडर इतना मजबूत है कि जहां से चाहिए वहां से सांसद खड़े कर देगा। हमारे शिवसेना के बारे में कहा जाता है कि नेताओं के जाने से कुछ नहीं होता जब तक हमारा शाखा प्रमुख, हमारा गढ़ प्रमुख कहीं नहीं जाता। तो वो लोग धरातल पर हमारे साथ हैं। और हम, आप देखिएगा कि हम जो 23 सीटें मांग रहे हैं वो इसीलिए मांग रहे हैं क्योंकि 23 की 23 सीटों पर पिछले 10 वर्षों से हमारे काम करने का एक तरीका रहा है, हमारा वहां कैडर रहा है, हमारी नींव मजबूत रही है। इसके लिए हम तो ज्यादा भी मांग सकते हैं, लेकिन चूंकि हम एक गठबंधन में, एक परिवार में है, कुछ और लोग हैं, उनको भी लड़वाना है ताकि भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सके। और हमारा जो मेन इस समय रणनीति यही है कि एक सीट एक उम्मीदवार, क्योंकि सब जानते हैं कि जिस दिन कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना तीनों मिलकर लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र में 3 या 4 सीट भी जीत पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि दुनिया परसेंटेज पे बात करती है। 2019 में 27% भारतीय जनता पार्टी ने वोट लिया था और 21 के करीब हमने लिया था।
तो ये सामूहिक जीत हुई थी बीजेपी और शिवसेना की। अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि 41 सीटें वो अकेले जीते थे, तो उनका भ्रम है जो इस बार 2024 में टूटने वाला है। और सभी सर्वे भी यही कह रहे हैं कि इस बार करीब करीब 38 सीटें महाविकास आघाड़ी जीतेगी, हाँ। और 10 सीटें ही एनडीए जीतेगी। तो बस खाली ये जो आपसी प्रेम भाईचारा है ये 24 तक बना रहे, और हमारा जो संपर्क है वो राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है। इसके लिए हमें फर्क नहीं पड़ता कि राज्य में कौन क्या कह रहा है। आपको फर्क नहीं पड़ता कि राज्य में कौन क्या कह रहा है, आप लोग हाई लेवल नेताओं से बातचीत करते हैं। अच्छी बात है दुबे जी। बृजमोहन जी वो कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता अशोक चव्हाण क्या कह रहे हैं या संजय निरुपम क्या कह रहे हैं। ये लोग सीधा टच में है मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और बड़े नेताओं से। अंजना जी, अभी मैं बहन रागनी को सुन रहा था, उन्होंने कितनी अच्छी बात बोली कि एक कमेटी बन गई है जो फैसला करेगी, कोऑर्डिनेशन करेगी अपने साथियों के साथ। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि कांग्रेस के महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक चौहान साहब को नहीं सुनाई दिया। वहां पे निरुपम जी को नहीं पता लगा कि कांग्रेस का हाईकमांड ये फैसला ले चुका है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इन लोगों के बीच में इतना कम्युनिकेशन गैप है कि ये अपने विद इन द पार्टी कांग्रेस के अंदर ही जब अपने साथियों को ये संवाद नहीं दे पा रहे, उन तक अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे, तो इन INDIA की जो दीगर पार्टियों के जो नेता हैं उन तक इनकी बात कैसे पहुंचेगी, यही तो एक मुद्दा आ गया है देश के सामने। आपने अपनी बात की शुरुआत की कि किसकी बत्ती गुल, तो मैं तो ये कहूंगा कि INDIA की बत्ती गुल हो चुकी है। ये उस अंधेरे में ये लोग भटक रहे हैं, किसी को नहीं मालूम कि क्या होने वाला है, कोई ये नहीं जानता कि किधर जाएंगे। अभी मैं भाई आनंद जी को सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि हम तो ऊपर वालों से बात करेंगे। संजय राउत जी अपनी बात कह रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में जो हम लोग लगातार कह रहे हैं कि INDIA के पास, कांग्रेस के पास, शिवसेना के पास कोई स्पष्ट स्थिति नहीं है कि आने वाले दिनों में जो 2024 तो करीब आ गया है, मैं सोचता हूं शायद मार्च के आखिर तक इसका नोटिफिकेशन हो जाएगा। तो अब से अगर मैं गिनती करूं तो मुश्किल से 90 दिन बचे या 100 दिन बचे। तो 100 दिन की तैयारी इनकी क्या है, यही तो देश पूछ रहा है, यही हम लोग पूछ रहे हैं। ये लोकतंत्र की बात करते हैं। अभी इन्होंने न्याय यात्रा की शुरुआत की है। 1 साल पहले जो यात्रा शुरू की थी, अब घूम फिर के वापस वहीं पहुंच गए, फिर वही यात्रा। इसके पहले खेल रहे थे बैठक, कभी पटना में बैठक, तो कभी बेंगलोर में बैठक, तो कभी मुंबई में बैठक, तो कभी दिल्ली में बैठक। अब बैठक के बाद शुरुआत हो गई यात्रा। तो ये यात्रा का अंत क्या है? और इस यात्रा के बाद जिस क्षेत्र से यात्रा निकलती है उसके बाद का कभी इन्होंने मूल्यांकन किया है कि वहां की क्या नागरिकों के जीवन में किसी प्रकार का? ठीक है, मैं जवाब रागिनी जी से लेती हूँ, उसके बाद दुबे जी आऊंगी। रागिनी जी, मतलब देखिए, चाहे वो संजय राउत हो या फिर दुबे साहब हो, ये लोग सीधा कह रहे हैं कि 23 सीटें चाहिए। आज भी संजय राउत ने आज तक से इस खास बातचीत में क्या कहा है कि 23 सीटों पर मतलब चुनाव वो लड़े पिछली बार भी, और 18 सीटें उनकी है। वो कह रहे हैं कि हमारा जो पार्टी है वो इंटैक्ट है, उनको 23 सीटें चाहिए। तो एक तो इस पर आपका क्या कमिटमेंट है? वो 23 सीटें मांग रहे हैं 48 में से। और यहां पर आप देखिए ना, यूपी में 80 सीटें हैं, यहां पर 48 है। सबसे ज्यादा सीटें यूपी में 80, सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र आता है 48, दोनों मिला लीजिए 128 सीटें हो गई। वहां पर अखिलेश वखिलेश कह देते हैं कमलनाथ, जिसको लेकर अखिलेश नाराज हो जाते हैं। यहां पर शिवसेना के साथ आप लोग खुद ही इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, तो फिर कौन बचाएगा मझधार को? कितना बीजेपी पर सब कुछ डालिएगा? अपने नेताओं को भी तो समझाइए। अंजना जी, आपने कहावत सुनी होगी, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो क्या होगा क्या नहीं होगा ये कल की बैठक के बाद पता चलेगा। बहरहाल आप बार बार बहुत ही जोर देकर ये कह रही हैं कि एक नेता ने ऐसा कहा, दूसरे नेता ने ऐसा कहा, उसका क्या तर्क है? मैं फिर से कहती हूँ कि एक लोकतांत्रिक इंडिया गठबंधन में हर नेता को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। अब देखिए, मान लीजिए कि आम आदमी पार्टी वो कहती है कि पंजाब में हम X नंबर और सीट्स पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो वो अपनी बात कहेंगे ना। उनकी बात का कहना या संजय राउत जी की बात का कहना या अशोक चौहान जी की बात का कहना अंतिम निर्णय नहीं है। लेकिन जिस नहीं देंगी, मतलब 23 सीटें नहीं देंगी, नहीं देंगी, ऐसा लग रहा है आपकी बात। देखिए, मैं बोलती हूँ तो आपको मोनोलॉग लगता है और आप टोकती हैं, बाकी लोगों का मोनोलॉग नहीं लगता, बड़ा विचित्र है। पर सुन लीजिए, नहीं तो फिर बात का तारतम्य नहीं रहता है।
तो क्या होगा ये कल बैठक में सभी दल मिलकर निर्धारित करेंगे। बहरहाल नेता अपनी व्यक्तिगत राय में क्या चाहते हैं, अपनी पार्टी का क्या आकलन है, कितनी सीटों पर उन्हें लगता है कि उनके पास उम्मीदवार हैं और जीत सकते हैं, ये कहने का अधिकार हर नेता के पास है और इसे कांग्रेस पार्टी सुरक्षित करेगी। एक बात और कह दूं, फिर आप सुधांशु जी के पास चली जाइएगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन में अपने आप को उस धागे की तरह देखती है जो बिखरे हुए मोतियों को पिरोकर एक खूबसूरत हार बनाकर भारत माता के गले पर 2024 में चढ़ाने वाली है। हम सूत्रधार हैं और हम उसी तरह हम ये मानते हैं कि फलदार वृक्ष झुकता है, तो एक नफरत के फरमान भरी आरएसएस और भाजपा की विचारधारा को हराने के लिए हमें अगर थोड़ा झुकना भी पड़ेगा तो उसके लिए हम तैयार हैं। और ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी लगातार कह चुके हैं। आज राहुल जी ने फिर कहा कि ये दो विचारधाराओं की लड़ाई। ठीक है, हाँ, वो हमने सुना दिया था। अब सुधांशु जी से जवाब सुन लेते हैं। सुधांशु जी जवाब दीजिए। वो कह रही है नफरत के बाजार में, वही जो राहुल जी ने भी कहा है। थोड़ा सा जूम इन करा दीजिए, सुधांशु जी का चेहरा छोटा दिख रहा है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वो खोल रहे हैं। वो कह रही है फलदार वृक्ष है, अगर झुकना भी होगा तो झुकेंगे, हमारे लिए घाक लगाकर बीजेपी ना रहे कि हम आपसी फूट में टूटने वाले हैं। दूसरा, आप लोग मिशन साउथ पर जो निकल पड़े हैं उस पर भी बताइएगा। मैं बताता हूं। देखिए, रागिनी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि कांग्रेस पार्टी एक सूत्र की तरह है जो एक हार बनाना चाहती है, मगर यही तो समस्या है कि इनके गठबंधन का कोई भी सदस्य हार मानने को तैयार नहीं है। मतलब वो हार ही नहीं मानने को तैयार है कि मैं कोई सीट दूंगा, और उसके बाद हार भी है तो उसे कांटों का हार नजर आता है। क्योंकि उत्तर से दक्षिण तक देखें तो जहां इंडिया गठबंधन है वहां पे तो हार और जीत किसकी सब जगह। कश्मीर से आप शुरू करिए, कश्मीर में तो गुपकार गठबंधन है तो वहां तो कोई मुद्दा ही नहीं था। जरूरत थी पंजाब में तो है नहीं, हरियाणा में बीजेपी से सीधी लड़ाई है। अब बताइए, यहां इनको दिल्ली में जरूरत है तो वहां है नहीं। उत्तराखंड में कांग्रेस से सीधी लड़ाई है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में कांग्रेस सीधी लड़ाई, इंडिया गठबंधन का मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश में सपा सीधी लड़ाई है, कांग्रेस का मतलब नहीं है। तो भाई, और दक्षिण तक आ जाइए, तेलंगाना में गठबंधन नहीं है, वाईएसआर कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं है, आंध्र में, तमिलनाडु में पहले डीएमके के साथ था, केरल में आपस में लड़ाई है कम्युनिस्ट। भाई, ये इंडिया गठबंधन है कहां? मुझे तो लगता है इस हार को तलाशने में बड़ा मुश्किल लगेगा। और जो अब इन्होंने एक और बात कही कि राहुल गांधी जी ने ये बात कही कि ये विचारधारा की लड़ाई है, देखिए बिल्कुल सही कहा है। वो क्या कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। ये दुकानदार बनना चाहते हैं क्योंकि दुकान में तिजारत होती है, और हम तो वो कहते हैं अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में भी रहे। हम मंदिर के रूप में मंदिर बनाना चाह रहे हैं, ये दुकान बनाना चाह रहे हैं। तो दोनों की सोच में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए ये विचार की लड़ाई है, तो निश्चित रूप से विचार की लड़ाई को देश की जनता बहुत विचारपूर्ण ढंग से अपना निर्णय देगी, और हम आश्वस्त हैं कि हमारे पक्ष में। ठीक है, मलुक नागर जी भी हमारे साथ जुड़ गए। उसके बाद मैं रागिनी जी आ रही हूँ, राजीव टोली जी आपके पास भी आ रही हूँ। मलुक नागर साहब, महोदय जी, सांसद जी, आप तो अब चाह रहे कि मायावती को चेहरा बनाया जाए। मतलब कोई भी इस प्राइम मिनिस्टेरियल रेस में 2024 के लिए अपने ही चेहरे को, अपनी पार्टी के चेहरे को, कहा तो बात थी कि सबको मिलजुल कर लड़ना है, इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं क्या अब आप लोग, और चाहते हैं मायावती जी को फेस बनाया जाए? क्या कह रहे हैं आप? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि पिछले दिनों दो बयान सामने आए। एक बयान में था कि किसी वरिष्ठ ने ये कहा कि अगर बीएसपी साथ नहीं होगी इस गठबंधन में, जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन है जिसमें अभी भी हम हैं नहीं, तो बीजेपी उत्तर प्रदेश में 73 से 75 सीट जीतेगी। दूसरा, जो दूसरे कांग्रेस के नेता ने जो लखनऊ से चुनाव लड़े, सोनिया गांधी जी के बाद सबसे ज्यादा वोट यूपी में उन्हें मिला, जो एआईसीसी के मेंबर भी हैं, जो इनके 5 साल अपने प्रियंका गांधी जी के सलाहकार भी रहे आज भी, और जो खड़गे साहब बने तो उनके प्रस्तावक भी थे आचार्य प्रमोद कृष्णन। उन्होंने कहा बीजेपी को नहीं हराया जा सकता बगैर बीएसपी को साथ लिए हुए। तो उस पे मैंने कहा कि भाई अगर ऐसी ही बात है तो निकलो बाहर। जो तुमने गलती राजस्थान में करी, हमारे विधायक तोड़ के ले गए, मध्य प्रदेश में विधायक तोड़ के ले गए, उत्तराखंड में विधायक तोड़ के ले गए, तो उनके लिए माफी मांग लो और आकर के कहो कि भाई जो आज दलित चेहरा ढूंढ रहे हैं, जो बाबा अंबेडकर साहब की विचारधारा को मान्यवर काशीराम जी ने आगे बढ़ाया और कुमारी बहन मायावती जी इसको पूरा कर रही हैं, तो दलित चेहरा इससे बड़ा हो ही नहीं सकता। मतलब तो आओ, माफी जाएंगे या नहीं जाएंगे वो बताएंगे नहीं, पहले पीएम फेस तय कर दीजिए, है ना मलुक जी? आप लोग भी अनूठे ही हैं। नहीं, जब सारी की
नहीं, आप एक बात बताइए, जब कांग्रेस हमें बदनाम करती है और ये कहती है कि बीएसपी ईडी से डरती है, सीबीआई से डरती है, इनकम टैक्स से डरती है, और ये जो है बी टीम है, ऐसे टेलीविजन वालों को कहते हैं, टेलीविजन वाले इसलिए पक्ष करते हैं कि ये सब इनकम टैक्स से डरते हैं, ईडी से डरते हैं, सीबीआई से डरते हैं, तो इस तरह बदनाम करते हैं, तो क्यों ना बात साफ साफ हो, हम किसी से नहीं डरते, तुम चोरी भी करो, छीना चोरी भी करो, दलित, अब भी देखिए, अभी राहुल गांधी जी ने नागपुर में कहा विचारों की लड़ाई है। अरे विचारों की लड़ाई है, इसीलिए हम बीजेपी से समझौता नहीं कर रहे हैं। अकलियत समाज, मुस्लिम समाज को देख के, दलित समाज को देख के, नहीं तो एक भी सीट को अगर हम समझौता कर लें, यूपी में एक भी सीट कोई जीत नहीं सकता। किसी प्रदेश में हमारी 9%, कहीं 7%, कहीं 4%, कहीं 2.5%, कहीं 1.5%, पूरे देश में हमारी वोट है। अभी राजस्थान में नया नया ताजा सिद्ध हुआ, ये दिखाई है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी की चारों तरफ इतनी बढ़ जाएंगी, 400 से पार चले जाएंगे, लेकिन विचारों की वजह से हम नहीं जा रहे। राहुल जी, अभी मैं इनको नाइक जी को देख रहा था, जो प्रवक्ता कांग्रेस की, कि हम झुक जाएंगे। अरे झुक जाएंगे तो 2004 से 2014 तक 10 साल हमने तुम्हें सेंट्रल गवर्नमेंट में सपोर्ट करा, बगैर शर्त के राजस्थान में सपोर्ट करा 5 साल, और 3 साल के करीब फिर सरकार गिर गई थी, मध्य प्रदेश में सपोर्ट करा 5 साल, उत्तराखंड में सपोर्ट करा। चलो झुको, दलितों के लिए कुछ करना चाहते हो। तुम्हारे किसी भी नेता का भाषण ये शुरुआत होता है दलितों के लिए, अखिलेश समाज के लिए, अखिलेश समाज के लिए। ठीक है, रुकिए प्लीज मलुक साहब। रागिनी जी, हाँ खत्म। आप ही के सवाल पे जवाब ले रही हो ना। वो झुकने का आपको एक नायाब ऑफर दे रहे हैं, वो कह रहे हैं झुकिए आप मायावती जी के सामने। देखिए, मैं भी एक विनती करती हूँ कि भाजपा के साथ तो बसपा को बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए और उनके आगे झुककर नतमस्तक तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी ऐसा करने का मन चाहे मलूक जी, तो आप याद कीजिएगा कि किस तरह से दया शंकर जी ने मायावती जी के लिए बहुत ही भयानक अपशब्द कहे थे, उनको वैश्या कहकर पुकारा था। कांग्रेस पार्टी बसपा के साथ खड़ी हुई मायावती जी के अपमान के लिए हमने सड़क से लेकर, सदन से लेकर संसद तक आपका साथ दिया, उसे भूलना नहीं चाहिए। और इसी दयाशंकर की पत्नी को, स्वाति जी को टिकट देकर विधायक बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो आपके स्वाभिमान की बात भी है, सम्मान की बात भी है मायावती जी के, आपको झुकना नहीं चाहिए। और मैं जल्दी से सुधांशु जी के सवालों का भी जवाब दे दूं। सुधांशु जी वो कहते हैं ना कि दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले जरा अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। अगर केवल इंडिया के लिए, हमारे गठबंधन के लिए गठबंधन मजबूरी है, तो ये 38 लोगों का, भानुमति का कुनबा, आपने ये 38 लोगों का ठगबंधन क्यों बनाया है? आज आप घोषणा कर दीजिए कि मोदी जी तो अकेले लड़ने के लिए सक्षम है, और आप कह दीजिए कि एनडीए अलायंस को हम खत्म करते हैं, खारिज करते हैं, अब किसी भी दल के साथ हम लड़ेंगे नहीं। तो ये अपने भानुमति के कुनबे को आप देख लीजिए, जिसमें से अकाली दल चला गया, जिसमें से शिवसेना चली गई, जिसमें से पीडीपी चली गई, जिसमें से जदयू चली गई। तो पहले ये है कि जिसके खुद के घर शीशे के हो, उसे दूसरे के ऊपर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। सुधांशु जी, अब जवाब सुनिए। सुधांशु अंजना जी, एक लाइन और बोलेंगे। ठीक है, एक लाइन और बोलेंगे। एक लाइन देखिए, बत्ती गुल आपने पूछा किसकी होगी, तो कांग्रेस बत्ती गुल करने में विश्वास नहीं रखती। हम लोगों के जीवन में उम्मीद, विकास, खुशहाली का दिया जलाने का काम करते हैं। बत्ती गुल तो भाजपा ने की हुई है, और यही कारण है कि 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। यही कारण है कि अब लोग कहने लगे हैं कि बचेंगी बेटियां तभी तो पढ़ेंगी बेटियां। रो रो कर बेटियां अधिकार मांगती हैं अपना, उनको अधिकार नहीं मिल रहा है। किसानों की आय आप 2022 तक दुगनी करना चाह रहे थे, और अच्छे दिन ऐसे आए कि 27 रुपए प्रतिदिन के कमा रहे हैं। IMF ने आपको आंखें दिखाकर कह दिया है कि GDP से ज्यादा कुल कर्जा होने वाला है। 67 प्रधानमंत्री इस देश के 55 लाख करोड़ का कर्जा लेते हैं मोदी जी। ठीक है, खबर इस वक्त आ रही है, दर्शकों को बता दें, कल जेडीयू कार्यकारिणी बैठक में पेश होगा 2 प्रस्ताव। जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक आपको बता दें दिल्ली में चल रही है। आजकल राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव आने वाला है, और ये पूरा उस खबर के बीच में है जब नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच में मतभेद की बात है। राजनीतिक प्रस्ताव में जेडीयू के भविष्य की रूपरेखा तय होगी, ये भी कहा जा रहा है। केसी त्यागी इनकार कर रहे हैं, कोई लड़ाई नहीं है ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच में। और कल दूसरे दिन बैठक में सरकार की नीतियों पर जोरदार हमला होगा। आप तो आस लगाए बैठे थे। सुधांशु जी, जवाब दीजिए उनकी बातों का, उसके बाद मैं आ रही हूँ। चलिए साहब, आपके पास भी आ रही हूँ और आपके पास भी आ रही हूँ। मलुक जी, आप हाथ उठाइए। ब्रेकिंग न्यूज ये दिखा रही है कि गठबंधन में तो ब्रेकिंग छोड़िए, यहाँ तो पार्टी के अंदर की ब्रेकिंग को रोकना बड़ा मुश्किल काम होता चला जा रहा है। अब देखिए, जो कुछ बात कही रागिनी जी ने, उन्होंने कहा
कि साहब हमारा गठबंधन नीति, नियत और नेतृत्व तीनों में बिल्कुल स्पष्ट है। किसी गठबंधन सहयोगी ने कभी नेतृत्व में प्रश्न उठाया नहीं। नीतियों पे मोदी जी के नेतृत्व में सब एकदम साथ हैं। आपने कहा कि जिनके घर शीशे के हो पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। रागिनी जी, आपका तो घर ही खत्म हो गया। हमारा तो एनडीए है, यूपीए का हुआ क्या है ये तो बता दीजिए। उसका विसर्जन हो गया है, अंतिम संस्कार हो गया, या वो अभी बाकी है इस तथाकथित इंडिया में? यहाँ तो घरे खत्म हो गया है सब कुछ, हाथ झाड़ कैसे चले जुआरी। अब एक और बात कहता हूँ, अरे बीच में नहीं रागिनी जी बहुत दिनों के बाद आप आई हैं और आप अच्छे ढंग से बात करती हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। सुनिए, अभी मलूक नागर जी के मन का जो दर्द था या जो डर था, तो पहले मैं बता देना चाहता हूँ रागिनी जी को भी, जब मायावती जी पे प्राण घातक हमला हुआ था, मुलायम सिंह जी के लोग 1995 गेस्ट हाउस कांड, और ये उन्होंने कोर्ट में हलफनामा दिया है कि मुझे जान से मारना चाहते थे, और उस समय केंद्र में इनकी सरकार थी और इनकी सरकार, मुलायम की सरकार इनके समर्थन पे थी। तब हमारे नेता स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ने जान पे खेल के जाके उनको बचाया था, वो एक अलग विषय है। मगर मलूक नागर जी का अभी का भय आप समझिए, ये बेचारे कांग्रेस को समर्थन देते हैं। राजस्थान में 6 विधायक थे बसपा के और बिना शर्त समर्थन दिए थे, ये आधा दर्जन हाथी गड़प कर गए। अरे भाई, जो समर्थन दे रहा है उसके विधायक काहे तुमने खा लिए? तो इस कारण से बसपा का दर्द समझा जा सकता है कि किसको लाऊं जवाबे सनम में, कोई नजरों में जस्ता नहीं है, इस कदर धोखे खाए हैं हमने, अब तो होता भरोसा नहीं है। इसलिए वो कह रहे हैं मायावती जी को आगे करो तब हम साथ में आएंगे। क्यों नागर साहब? जी मुझे देखो एक बात कहना है, जो रागिनी जी नायक जी ने कहा कि सर मैं बोलने देना प्लीज। देखिए, बीजेपी ने हमेशा हमें सपोर्ट करके सरकार बनवाई 2 बार, और सिद्धांतों के लिए हमने उत्तर प्रदेश की सरकार गिराई बीजेपी की, और सिद्धांतों के लिए हमने देश की माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिराई, और कांग्रेस को तो हमने हमेशा सपोर्ट करा। इन्होंने हमें क्या दिया? हमने दिया। और इसी सिद्धांतों की वजह से हमने इंडिया गठबंधन में नहीं गए, और इसी सिद्धांतों की वजह से जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं, सोच की बात है, सिद्धांतों की बात है, मुसलमानों को ध्यान में रखकर, दलितों को ध्यान में रखकर हम बीजेपी के साथ नहीं जा रहे हैं। लेकिन तुम भी तो आगे आओ, हमारे बगैर तुम प्रधानमंत्री कैसे बनोगे? दलितों की वोट लेते रहे, और दलितों की और मुसलमानों के लिए आज क्लियर करो। तुम्हारे किसी भी नेता का भाषण दलितों के लिए और मुसलमानों के लिए, मलूक जी समझी नहीं। आप कह रहे हैं कि सिद्धांतों की वजह से इंडिया गठबंधन में नहीं जा रहे हैं, तो आपका सिद्धांत क्या है कि मायावती जी को पीएम फेस पहले बनाओ, ये सिद्धांत है? कौन से सिद्धांतों की वजह से इंडिया गठबंधन में नहीं जा रहे? नहीं, मैं बता रहा हूं, हमारा सिद्धांत है देश के लिए काम करो, देश के लोगों के लिए काम करो, देश के लिए जो काम कर रहे हो उसके बगैर मतलब विरोध मत करो। तुम तो खुद खत्म हो गए, हमें भी ले बैठोगे। इसीलिए जो सो कॉल्ड गठबंधन, इंडिया गठबंधन है, पंजाब में कांग्रेस आपकी लड़ाई, हरियाणा में कांग्रेस आपकी लड़ाई। जी यस, बिल्कुल। देखिए आप बीच में मेरी बात रोक दी। प्लीज, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, कांग्रेस के इनसे पूछ लो सीधा, मुसलमान और दलितों के लिए इनके भाषण शुरू होते हैं नेताओं के। हम उस विचारधारा की वजह से बीजेपी के साथ नहीं जा रहे। तो क्या दलितों के लिए, मुसलमानों के लिए आज बीएसपी पार्टी हमेशा सपोर्ट करा है, ये झुकने को तो तैयार है, तकड़ा झुक जाता है। तो क्या ये दलितों के लिए और मुसलमानों के लिए आज सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं? क्या ये बीएसपी को या कुमारी बहन मायावती जी को फेस बनाने के लिए तैयार हैं? देश के सामने साफ हो इनकी छवि। ये बदनाम करते हैं हमें, खुद गिरेबान में झांकते नहीं, खुद चोरी करते हैं, सीना चोरी करते हैं। ठीक है, रागिनी जी से जवाब लूंगी, लेकिन राजीव टल्ली साहब एक डेटा दिखा दीजिए जो मैप पर हमने बनाया है कि कहां कहां पर लड़ाई है। अब जो उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं, वहां पर तो मुकाबला 1:1 हो ही नहीं सकता, क्योंकि बीएसपी अगर इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं है तो एक बीएसपी का कैंडिडेट होगा, एक आप इंडिया गठबंधन की तरफ से तय कर सकते हैं कि एसपी या कांग्रेस से, और बीजेपी। तो 1:1 जो वो चाह रहे हैं कि बीजेपी वर्सेस 1 कैंडिडेट विपक्ष से, वो होता ही हुआ नहीं दिख रहा है। हम तमाम सीटों का आंकड़ा दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में अभी इसे सीटों को लेकर है कि वहां पर क्या होगा। बड़ी तस्वीर इंडिया गठबंधन की इस पूरी सीट शेयरिंग वाली लॉजिक पे क्या दिखती है? धन्यवाद अंजना जी। डिबेट के लगभग अंत में आप मेरे पास आई हैं। मुझे ऐसा लगता है कुल मिलाकर के ये जो इंडी अलायंस है, ये कागजों पर तो फिर भी शायद कुछ जगह पर दिख जाएगा,
परंतु जमीन पर कहां कहां उतरेगा ये कहना बहुत आसान भी है, बहुत मुश्किल भी है, क्योंकि बहुत सारे राज्य प्रत्यक्ष रूप से ऐसे दिखते हैं जहां पर इंडी अलायंस का किसी प्रकार का कोई वजूद नहीं है, क्योंकि एक पार्टी दूसरे पार्टी के कंटेक्स्ट में ही नहीं है, कंटेस्ट में भी नहीं है और कंटेक्स्ट में भी नहीं है। अब आप पश्चिम बंगाल में समाजवादी पार्टी का क्या रोल है, अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का क्या रोल है, मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी या बाकी किसी भी पार्टी का क्या रोल है, वो अभी के विधानसभा चुनाव में देख लिया। मगर उस सब के मतलब वो सब एक तरफ है, दूसरा जो बड़ा विषय है वो बड़ा विषय ये है कि नेता, नियत और नेतृत्व या उनकी नीति और नेतृत्व, ये नीति भी नहीं दिख रही अभी। और कोई नेता के नाम पर तो सारे ही नेता हैं, सब 52 गज के हैं, सब बहुत बड़े बड़े नेता हैं, अपने राज्य के हैं। नेशनल अपील किसी नेता की होगी क्या, तो ये भी नहीं लगता। दूसरा एक बात और आप ध्यान कीजिए, पिछले 2019 के चुनाव से पहले जिन राज्यों में चुनाव हुए थे उन राज्यों में बीजेपी हारी या जीती। बाद में जो 2019 का संसद का चुनाव हुआ उसमें बीजेपी का वोट परसेंटेज उन्हीं राज्यों में 10% अधिक था। तो वो जो नेतृत्व के नाम पर, नेता के नाम पर जो वोट पड़ता है वो इंडिया अलायंस में किसके नाम पर पड़ेगा? अपने अपने राज्य में लेंगे तो अपने अपने राज्य में कोई अलायंस नहीं हो पाएगा। अब ममता बनर्जी कांग्रेस के किसी नेता को अपने राज्य में अलाउ करेंगे क्या? हाँ। नहीं कर पाएंगी। और वही नेता का नाम वो बता रहे हैं, बाकी राज्यों में भी यही हालत रहेगी। मलुक जी भी यही कह रहे हैं कि वही नेता अगर आपको चाहिए आप मायावती जी को सामने रखिए। क्या परहेज है आपको रागिनी नायक जी, क्या परहेज है? वो कह रहे हैं नेता के नाम पे भी तो वोट आता है। 224 ऐसी सीटें थी पिछली बार चुनाव में जहां बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट मिले थे और तमाम सर्वेस कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़े वोट स्विंगर साबित हुए। अंजना जी ठीक कहा आपने, बिल्कुल आता है। नेता के नाम पर भी वोट आता है, राजनीतिक दल के नाम पर वोट आता है, विचारधारा के नाम पर वोट आता है, प्रत्याशी जो लड़ रहा है उसके नाम पर भी वोट आता है। बहुत सारे समीकरण रहते हैं। और मैं तो आज स्वागत करती हूँ, मैं कहती हूँ मलूक नागर जी से कि आप इंडिया का, हमारे गठबंधन का हिस्सा बनिए। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से सबको अपने मन की बात कहने की स्वतंत्रता है। केवल नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी जिस तरह से अपने मन की बात थोपते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप आके प्रस्ताव रखिए। अब देखिए ममता बनर्जी जी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने भी एक दलित नेता का नाम, खड़गे जी का नाम प्रस्तावित किया। खड़गे जी ने बहुत ही साधारण तरीके से और सहज तरीके से ये कहा कि पहले चुनाव जीतते हैं, देखते हैं कितने हमारे पास सांसद आते हैं, फिर ये निर्णय लिया जाएगा कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा, किसका नाम आगे किया जाए। बहरहाल एक दो सवाल मुझसे पूछे गए, उसका जल्दी से जवाब देती हूँ। नाम क्या है हमारे अलायंस का? सुधांशु जी को बड़ी इस पर खलबली मच रही है, बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। तो देखिए नाम पर ना जाएं, काम देखें। मैंने पहले भी कहा एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। इंडिया नाम रखते ही इतनी ज्यादा परेशानी और पेट में दर्द भाजपा और मोदी सरकार को हुआ कि इनको पूरा एक इंडिया बनाम भारत का एक नया स्वांग रचना पड़ा, पूरा एक नाटक नया करना पड़ा, एक नया डिबेट जिसमें मीडिया ने भी बहुत मदद की शुरू करना पड़ा, क्योंकि इनसे बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा है कि इंडिया नाम कैसे रख दिया गया। तो कोई बात नहीं, नाम से इतनी परेशानी, अभी हमारे काम आप देखते जाइएगा। और थोड़ा सा अंक गणित मैं भी समझाती हूँ। मान लीजिए राजस्थान का उदाहरण मदद करता है, दूसरी पार्टियां राजस्थान, भाई साहब एक मिनट राजस्थान की बात कर ले। हाँ वो है, क्या मीडिया किसकी मदद कर रहा है ये देश की जनता देख रही है, उसके विवेक पर छोड़ती है। हाँ। विधानसभा के चुनाव में 42% करीब वोट भाजपा को मिला, 39% वोट हमें मिला। अरे छोड़िए मनुज जी, ये इनकी रोज की रटी हुई बातें हैं जिस पर अब जनता भी नहीं सुनना चाहती है। मैं उस पर फोकस नहीं करना चाहती क्योंकि डिबेट ही डिरेल हो जाएगी, डिबेट ही डिरेल हो जाएगी। मुझे इनसे सफाई देने की जरूरत है ना इनसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है। वापस मुद्दे पे आइए। हाँ। मुझे मेरा उदाहरण दे देने दीजिए। मैं किसी को सर्टिफिकेट नहीं बांटती, आप भी मेरी शैली जानती है, मैं किस तरह से डिबेट करती हूँ। मैं आपके ऊपर आघात नहीं कर रही हूँ, एक जनरल टिप्पणी कर रही हूँ। सुन लीजिए। देखिए राजस्थान में 42% करीब वोट शेयर था अभी के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में भाजपा का, 39% हमारा था। अगर आप लोकसभा के सांसदों की बात करें तो 25 लोकसभा के सांसद यहाँ से आते हैं। हनुमान बेनीवाल जी को छोड़ दें तो 24 भाजपा के पास है, और कितने ले लेंगी वहां से? अगर इसी वोट शेयर को कन्वर्ट करके अगर आप सोचें कि लोकसभा का क्या परिणाम होगा तो 14 सीट आएंगी एनडीए के पास, 11 सीट कांग्रेस पार्टी, जब कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ी है, अलायंस में लड़ेंगी तो एक और एक मिलकर 2 नहीं बनेंगे अंजना जी, एक और एक मिलकर 11 बनेंगे। इस बात का मुझे पूरी तरह से विश्वास है। टाइम खत्म हो रहा है, इतना ही वक्त मैं दे सकती हूँ आपको। मलुक जी सिर्फ 2 लाइन का कमेंट सर प्लीज,
सिर्फ 2 लाइन, फिर मुझे सुधांशु जी से जवाब दो। जी हाँ, 2 लाइन में 44% वोट बीजेपी का था 2022 में, 40 पॉइंट कुछ परसेंट एसपी आरएलडी का था, 13.5 हमारा मिला दे 55-56% हो जाता है। अगर हम मिल जाते हैं 60 से ज्यादा सीट हमारी आती है, यूपी गठबंधन की हो जाती है और देश हमारा हो जाता है, बीजेपी साफ हो जाती है। ऐसे में भी ये कुमारी बहन मायावती को प्रधानमंत्री कैंडिडेट नहीं बनाते तो ये बीजेपी को दोबारा लाना चाहते हैं। क्लियर कट साफ है देश के सामने। सुधांशु जी, देखिए, जो लोग सोचते हैं कि अर्थमेटिक से राजनीति जीती जा सकती है, तो पिछली बार सपा बसपा अलायंस था तो लग रहा था हमें उड़ जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। जो रागिनी जी ने कहा, 1 और मिलकर 11 नहीं, 1 और 1 मिलकर कई बार 2 भी नहीं रहते, सवाया रह जाते। इसीलिए कहा गया है 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 नहीं होता। सोच समझ रखने वालों को कुछ नादानी दे मौला। राजनीति में समझना चाहिए कि केमिस्ट्री काम करती है, सिर्फ अर्थमेटिक नहीं। आपकी केमिस्ट्री इसी भी के बता साथ इस दीजिए। बहस का अंत करते हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी ये चर्चाएं जारी रहेंगी जब तक 2024 के चुनाव नहीं होते। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए।